हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है हमारा जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ इन द सेंस कि हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं इस समय 11th क्लास का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है और 12th क्लास का वॉल्यूम फर्स्ट का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल ये चल रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि अकाउंटेंसी विद इन क्लासेस में हम 3 सब्जेक्ट्स को टैकल करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के जितना पॉसिबल मुझसे होगा ईजीएस्ट वे में आपको गाइडलाइंस देने की कोशिश करूँगा। और मेरा थोड़ा फोकस यही रहता है कि अकाउंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कॉन्सेप्ट का होता है और अगर आप कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस 2 चीज़ को फोकस करते हैं तो आप अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल 12th क्लास वॉल्यूम 1 में हमने कल कंप्लीट करा था। कल जो पार्ट हमारा था सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, जैसा कि मैंने आपको कल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल में आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं। अब थोड़ा सा इसका थ्योरिकल पार्ट रह गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि पार्ट 5 चल रहा है बेटा, ये वॉल्यूम 1 12th क्लास पार्ट 5, राइट्स ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर किसी भी फर्म को ज्वाइन करता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं। उसके कुछ राइट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन उस फर्म के लिए कर रहा है। तो अगर मैं पार्टनर्स के राइट्स को देखूं बच्चों, तो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को राइट है कि वो फर्म के मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड इज़ एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। हर पार्टनर को राइट है कि वो कंसल्टेड कर सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है। Are you getting the point? Third point, every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of the same. हर पार्टनर को राइट है कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है और अगर चाहे तो वो उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। फोर्थ पॉइंट, every partner has the right to share profits or losses with others in the agreed ratio. Fifth point, if a partner has contributed a sum by way of loan, he has a right to receive interest on such amount at an agreed rate of interest. In case rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate of 6% per annum. अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांसिंग द लोन और लोन के फॉर्म में कोई अमाउंट प्रोवाइड करता है तो उसे राइट है कि वो एग्रीड रेशो में, या अगर एग्रीड रेशो डिसाइड नहीं है तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वो फर्म से इंटरेस्ट के लिए एंटाइल्ड होता है। नेक्स्ट इज ए पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर का एडमिशन चाहती है तो वो एडमिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब अदर पार्टनर्स एग्री हो या मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्री हो। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर को ये भी रिटायर है कि वो एक प्रॉपर नोटिस के द्वारा, एक प्रॉपर नोटिस देकर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अगर मैं पार्टनर्स की ड्यूटीज़ की बात करूं, क्योंकि जहां राइट्स हैं वहां पार्टनर्स की ड्यूटीज़ भी बनती हैं। ड्यूटीज़ ऑफ ए पार्टनर अलोंग विद द राइट्स mentioned above या stated above, a partner also has some duties towards partnership to devote time and attention to the business of the partnership, to carry on the business diligently. मतलब अगर एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है तो उसे उस बिज़नेस को अपना समझ के करना चाहिए और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल उस बिज़नेस को अपग्रेड करने में लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू होल्ड एंड द यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म।
फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको फर्म के यूज़ के लिए यूटिलाइज़ करनी चाहिए, ना कि अपने यूज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी अपनी पावर्स के में रहकर ही उसे काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि what is partnership deed and what are the contents of it. The partnership is started among the partners by an oral or written document. It is always better to have the agreement in written or writing to avoid any dispute. The document containing the agreement in writing among the partner is called the partnership deed. अब बच्चों क्या है पार्टनरशिप डीड? कोई भी डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट containing the agreement in writing among the partners is called the partnership deed. The partnership deed is stamped according to the provision of the Stamp Act. It contains the following particulars. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कॉन्टेंट्स होते हैं, ये समझते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन से मतलब है कि पार्टनर्स का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका एड्रेस क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है, एड्रेस क्या है ऑफ द फर्म। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन। आफ्टर दैट commencement of partnership, date of commencement of partnership. After that, capital contribution, the amount of capital to be contributed by all the partners, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया कंप्लीट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म। सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी कमीशन इफ एग्रीड टू बी पेड। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड का मतलब हुआ कि वो एक एग्रीमेंट जो कि रिटन फॉर्म में होता है और जिसमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। उन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, फर्म का डिस्क्रिप्शन देंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है ये बताएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, क्योंकि किसी भी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। आफ्टर डैट कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या प्रोविज़न है, क्या रूल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या प्रोविज़न है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है और सैलरी क्या है। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करी जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों। पार्टनरशिप डीड में नेक्स्ट क्या चीज़ है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड चल रहा है हमारा। ट्वेल्व पॉइंट हमने आपको बता दिए, 11 पॉइंट हमारे हो गए थे, 12 पॉइंट है पार्टनरशिप डीड में का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है। 12 पॉइंट उसमें है गुडविल, क्या है बच्चों 12 पॉइंट गुडविल। अब इसमें गुडविल में क्या है, द मैनर, क्या तरीका रहेगा, द मैनर इन विच गुडविल ऑफ द फर्म goodwill of the firm shall be valued
shall be valued in its reconstitution. अब बच्चों गुडविल क्या होती है? गुडविल का तो वैसे वॉल्यूम 1 में 12th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, लेकिन थोड़ा सा गुडविल बता देता हूँ मैं क्या होती है। गुडविल एक काइंड ऑफ रेपुटेशन होती है, एक प्रेस्टीज होती है एक बिजनेसमैन की, कस्टमर अट्रैक्टिव फोर्स होती है कि जो कस्टमर हमारे पास एक बार आया है इन फ्यूचर वो हमारे पास ही आएगा। इसके लिए बिजनेस में और एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अच्छी सर्विस देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा गुडविल का मतलब हुआ कि कस्टमर अट्रैक्टिव फोर्स, और यू कैन से इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग दैट द ओल्ड कस्टमर will approach at the same place for dealings known as goodwill. Goodwill एक intangible assets है। intangible कहने का मतलब है कि हम इसे टच नहीं कर सकते, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात से रियलाइज़ करी जा सकती है कि हमारा बिजनेस अपग्रेड होता है। हमारा बिजनेस अपग्रेड होता है तो इट मीन्स हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी है। गुडविल हम मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, it is the result of past performance. It is the result of past performance. अक्सर हम कहते हैं कि भाई फलाना पर्सन या वह व्यक्ति मिस्टर हरी या मिस्टर वाई कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये उसकी एक गुडविल है, ये उसका एक बिहेवियर है, तो दिस इज़ कॉल्ड गुडविल। तो पार्टनरशिप डीड में गुडविल के बारे में भी मेंशन होता है। द मैनर इन विच गुडविल ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन इट्स रिकंस्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में क्या है? द मैनर इन विच एसेट्स ऑफ द फर्म, द मैनर इन विच assets of the firm, in which assets of the firm shall be valued in case of reconstitution in case of reconstitution, valuation of goodwill. Next is settlement of account. Settlement of accounts. अब इसमें क्या है? The manner in which accounts of the partners settled in case of retirement or death. जब एक पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो आफ्टर सम टाइम वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट भी ले सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको राइट्स ऑफ पार्टनर से बताया था कि एक पार्टनर एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो रिटायरमेंट जब एक पार्टनरशिप लेता है, रिटायरमेंट एक पार्टनर जब लेता है या उसकी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस पार्टनर के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का क्या रूल होगा, उसके अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। फिर है सेटलमेंट नंबर 5, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो इस केस में हम पार्टनर्स का अकाउंट कैसे सेटल करेंगे?
डिसोल्यूशन का मतलब हुआ, इस पर भी एक टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप में वॉल्यूम 1 में 12th क्लास में, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन समझा देता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब हुआ जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जब फर्म की लायबिलिटीज़ उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं, जब फर्म को बाय द लॉ डिसॉल्व कर दिया जाता है ऑन एनी ग्राउंड, या in short we can say dissolution of the firm means when the liabilities and the assets of the companies are sold out because in dissolution liabilities are greater than assets of the firm। तो जब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो इसमें आपका द मैनर इन विच अकाउंट शैल बी सेटल्ड व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द manner in which accounts shall be settled, accounts of the firm या accounts shall be settled when the firm is dissolved। Next point 16 point accounting period। Accounting period, the dates on which account shall be closed every year, the dates on which account shall be closed every year। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग या कोई भी फर्म या तो फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट क्लोज करती है, कैलेंडर ईयर में अकाउंट्स क्लोज करती है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है, द डेट्स ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर। आफ्टर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर, कि पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, ये भी होगा। क्लियर प्रोविज़न होता है, क्लियर प्रोविज़न अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट 18 पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, पार्टनर्स के बीच जो पार्टनरशिप करी गई है वो स्पेसिफिक वेंचर के लिए करी गई है, उस स्पेसिफिक टास्क के पूरा होने पर पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी या अनलिमिटेड टाइम के लिए करी गई है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा। द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, the period of partnership, it is a specified period, it is a specified period for a venture or for a venture or at will। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 19 पॉइंट, बैंक ऑपरेशन का रूल क्या होगा। बैंक ऑपरेशन का क्या रूल होगा, हाउ शैल द बैंक बी ऑपरेटेड, हाउ शैल द बैंक
be operated whether it shall be operated whether it shall be operated whether it shall be operated by any of the partner by any of the partner or jointly लास्ट पॉइंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का रूल क्या होगा पार्टनरशिप फर्म में मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं कभी कभी और इन केस ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा डिस्प्यूट if any among the partner settlement or dispute if any among the partners dispute if any among the partners how they shall be settled तो बच्चों पार्टनरशिप डीड में गुडविल के रिगार्डिंग रूल अगर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट का क्या प्रोविज़न रहेगा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है री प्लस कंस्टिट्यूशन यानी किसी भी चीज़ को किसी भी फर्म को रीस्टार्ट करना जब आप एक रनिंग फर्म को चला रहे हैं और एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब रिकंस्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है रिटायरमेंट होता है तब फर्म के रिकंस्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है डेथ होती है तब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज करते हैं तो उसके कंडीशन में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हुआ रीस्टार्ट द फर्म एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कितनी कंडीशन में होता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ओके बच्चों तो गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का क्या रूल है इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होगा कोई पार्टनर का रिटायर हो रहा है डेथ हो रहा है तो आप उसके अकाउंट को कैसे सेटल करोगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अगर फर्म डिसॉल्व हो जा रही है तो आप अकाउंट्स को कैसे सेटल करोगे आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है द डेट्स ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं क्लियर प्रोविज़न होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड के लिए है फॉर ए वेंचर है या एट विल है बैंक ऑपरेशन क्या है बैंक के रिगार्डिंग वर्क सारे पार्टनर देखेंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर देखेगा जो एक्ट करेगा उन सारे पार्टनर के बिहाफ पर यानी बैंक हाउ शैल द बैंक बी ऑपरेटेड वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर और जॉइंटली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगर पार्टनर के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो आप उसका सेटलमेंट करने का क्या प्रोविज़न रखोगे वो कैसे सेटल्ड होंगे ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों एक क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग मेथड डिफरेंस बिटवीन फ्लैक्चुएटिंग एंड फिक्स मेथड
of maintaining capital accounts of partner, of maintaining capital accounts of partners। तो बेटा ये आ गया आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये आ गया आपका फिक्स मेथड और ये आ गया फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। तो बेटा आपको पता है कि फिक्स मेथड में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इन दिस मेथड वी ओपन 2 अकाउंट्स एंड द फ्लक्चुएटिंग मेथड वी ओपन 1 अकाउंट, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 accounts are maintained। Two accounts are maintained for each partner। For each partner, fixed capital account, fixed capital account and current account। फ्लक्चुएटिंग में ओनली 1 account is maintained। Only 1 account is maintained for each partner। That is called partners कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन के ग्राउंड पर क्या डिफरेंस है? फिक्स मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन होंगे फॉर ईच पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। भाई फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज होती है क्योंकि सारे फ्लक्चुएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही मेंशन होते हैं। बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट does not change except under specific condition। फिक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चेंज नहीं होता अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इसमें द बैलेंस changes frequently। The balance changes frequently from period to period। फ्लक्चुएटिंग मेथड में बैलेंस चेंज होता है फ्रीक्वेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। फिक्स मेथड में बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग्स। adjustments, all adjustments in form of interest on drawings, interest on capital, salary,
remuneration, commission, transfer to reserve. Are you getting point बच्चों? All adjustment for drawings, interest on capital, all adjustment for drawings, interest on capital, salary, share of profits, share of profit/loss are made in current account. Are made in current account. इधर क्या है बेटा? All adjustments for drawings, interest on capital, salary, share of profit /loss are made in current account, in capital account. तो बेटा फिक्स मेथड में अगर हमें एडजस्टमेंट करना है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट का, सैलरी का, तो हम करेंगे करंट अकाउंट में, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ कहाँ होता है? करंट अकाउंट में। लासेस बैलेंस it always shows credit or positive balance. It always shows credit or positive balance in capital account. क्योंकि फिक्स अकाउंट में, फिक्स मेथड में जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो फ्लैक्चुएशन तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे ही नहीं। तो इट ऑलवेज शोज क्रेडिट ऑफ पॉजिटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. It shows debit and credit. It shows debit and credit. It shows debit and negative. Debit and negative. It shows debit and negative balance. क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है बच्चों, उसमें जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं. क्योंकि अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दिस इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये बैलेंस कई बार डेबिट बैलेंस शो कर सकता है और कई बार नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन फिक्स मेथड में जो बैलेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि फिक्स मेथड में सारे फ्लैक्चुएशन पार्टनर से करंट अकाउंट में जाते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो अगर हमने डिफरेंस देखा फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, यहाँ 2 अकाउंट वहाँ 1 अकाउंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज, पीरियड टू पीरियड चेंज. एडजस्टमेंट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता. फ्लैक्चुएटिंग में एडजस्टमेंट होता है कैपिटल में, इसमें करंट में होते हैं. बैलेंसेस, इसका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका बैलेंस निगेटिव भी हो सकता है. इट शोज डेबिट एंड निगेटिव बैलेंस. ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि इसका बैलेंस पॉजिटिव ही होगा, क्रेडिट ही होगा, डेबिट भी हो सकता है. इसके बाद बेटा थोड़ा सा देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक हमने टॉपिक लिया था बच्चों, चार्ज
और एप्रोप्रिएशन के बारे में। चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशंस क्या है, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं रिपीट आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट भी क्या है, मतलब कई बार पूरे क्वेश्चंस में, पूरी पार्टनरशिप में हमें एक ही चीज़, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं ये सोचना है। तो एप्रोप्रिएशन और चार्ज बेसिकली ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। बच्चों, चार्ज वो चीज़ होती है जो कंपलसरी पेमेंट होता है। चार्ज मीन्स समथिंग विच इज़ कंपलसरी टू पे ऑन द ग्राउंड या ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो चार्ज जितने भी होते हैं वो हमारे कहाँ से बनते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एप्रोप्रिएशंस कहाँ से बनते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। चार्जेस कहाँ से बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और एप्रोप्रिएशन कहाँ बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इसमें बच्चों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन out of profit. Difference between charge against profit and appropriation out of profit. अब सबसे पहले ये मेरा बेसिस ऑफ डिफरेंसेस आ गया। यहाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और यहाँ आ गया एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज में सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंसेस है नेचर बेटा, कि नेचर के ग्राउंड पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो बेटा नेचर अगर मैं देखूं तो चार्ज जो होता है वो कंपलसरी पेमेंट होता है, एप्रोप्रिएशन कंपलसरी पेमेंट नहीं होता, ये आउट ऑफ प्रॉफिट करा जाता है। यानी इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू ascertain net profits, to ascertain net profits or losses. It means distribution of net profit. It means distribution of net profit to different heads. Next is when made. कब करा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? इट इज मेड even if there is loss. अगर फर्म को लॉस भी है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई भी चार्ज कंसीडर करा जाएगा। इट इज मेड only when there is a प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग के ग्राउंड पर अगर मैं देखूं तो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आपको पता है सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस से कंसीडर होते हैं, और इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा पीरियोडिटी। पीरियोडिटी किसे देंगे बेटा? एक फर्म को अपने प्रॉफिट में से कुछ पेमेंट चार्ज के फॉर्म में देने हैं, कंपलसरी फॉर्म में देने हैं। जैसे कि एडवांसिंग लोन बाय द पार्टनर, उसको इंटरेस्ट और लोन देना ही देना है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से उसकी कोई बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है तो उसका रेंट देना ही देना है फर्म ने पार्टनर को, तो ये चार्जेस हो जाते हैं। तो जब तक हम अपने प्रॉफिट में से चार्जेस को डिडक्ट नहीं करेंगे तब तक हम एप्रोप्रिएशन कैसे कर सकते हैं? तो पहली पीरियोडिटी किसको दी जाएगी? चार्ज को। तो इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। It is done after creation of all charges. Last point बेटा एग्जाम्पल। बेटा चार्जेस का एग्जाम्पल आपको मैंने दे ही दिया। रेंट पेड टू ए पार्टनर, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल हो सकता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है बेटा वो है नेचर। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इट मीन डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू डिफरेंट हेड्स। व्हेन मेड, चार्जेस को अगर फर्म को लॉस है तब भी कंसीडर करना है, लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है। ये लॉस के केस से ही बनता है, ये प्रॉफिट के केस से बनता है। रिकॉर्डिंग चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं। पीरियोडिटी के ग्राउंड पर अगर बात करूं मैं तो इट इज़ डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ये आफ्टर क्रिएशन ऑफ चार्ज होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो रेंट पेड टू ए पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इधर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर बेटा बच्चों
आपको लगता है कि चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप शेयर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो इससे एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट टाइम में कंटेंट्स बनाने वाला अपना और ज़्यादा एफर्ट्स देता है। सो अकाउंटिंग विजन क्लासेस में जो आपको सब्जेक्ट्स मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ये मेरी श्योरिटी है आप लोगों से कि जो भी कंटेंट्स मैं आपको दूंगा वो सिंप्लीफाइड वे में अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हुए दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि कंटेंट्स आपके लिए यूज़फुल हैं और आपको सब चीज़ ऑनलाइन घर बैठे मिल रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग देखते हैं चैप्टर की न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कंटेंट्स थे, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल्स सीखे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमने सैलरी और कमीशन के बारे में सीखा, ये सब टॉपिक का, इन सब टॉपिक के बारे में बेसिकली क्या रूल्स हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है, मतलब एक जनरल फीडबैक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी और कमीशन। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक इस चैप्टर के हैं, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये पार्ट इन चैप्टर्स के, मतलब इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करने के बाद स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट बच्चों। अब हम देखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बेस्ड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बेस्ड, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं, फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट खुलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट खुलता है, दिस इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताया।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में प्रोडक्ट मेथड, सिंपल कंडीशन और एक पॉइंट व्हेन with the rate of interest with the rate of interest on drawings per annum what is given or not given. If per annum what is given, then interest on drawings will be calculated for 6 months on average basis. If only the rate of interest on drawings is given without mentioning the word per annum, then time factor is ignored. Yesterday I told you. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है और हाउ यू विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ये भी बताया. सैलरी और कमीशन. सैलरी कमीशन में दो कंडीशन आ जाती हैं, बिफोर आफ्टर. तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बच्चों. क्वेश्चन देखते हैं बेटा. एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स. विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड. Without any partnership deed. They have introduced the capital of rupees 70,000 and rupees 40,000 respectively. On 1st October, they advanced rupees 37,500 by way of loan to the firm without any agreement as to interest. The profit and loss account
द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट discloses a profit rupees 67,739, but the partners fail to agree upon the caution of interest or upon the basis of division of profit. Division of profits, you are requested to divide the profits between them giving reason for your method. अब बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड इनके बीच नहीं है, इनकी कैपिटल है 70,000 एक्स की और 40,000 वाई की। 1 अक्टूबर को ए ने फर्म को एडवांस दिया 37,500 बाय वे ऑफ लोन। क्या दिया? लोन। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। तो रिकॉल करो बच्चों कि जब पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स का फर्म के साथ एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग द लोन टू द फर्म कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनर को इंटरेस्ट देगी? एट द रेट ऑफ 6%। इफ देयर इज नो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 67,739। ये फर्म का प्रॉफिट है, बट द पार्टनर फेल टू एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन दैट गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। तो रिकॉल करिए बेटा, अगर पार्टनर के बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने आपको क्या बताया था? 5 पॉइंट्स आपको बताए थे। सैलरी और कमीशन नॉट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज। आफ्टर दैट, इफ एनी पार्टनर एडवांसिंग लोन टू द फर्म विल पे टू द पार्टनर interest at the rate of 6% per annum and this is charged on the part of the firm। अब मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेटा पर्टिकुलर्स हो गया, DR amount rupees, particulars, credit amount rupees। प्रॉफिट कितना दिया है? 67,739 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू, किसने दिया ये एडवांस? किसने दिया बेटा? ए ने नहीं, एक्स ने, सॉरी
एक्स ने, ऑन फर्स्ट टू एक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स। अब अमाउंट ऑफ एडवांस क्या है 37,500, रेट क्या लगानी है 6%, रेट क्या लगानी है बच्चों 6%। देयर इज़ नो specified agreement regarding the interest or loan to the partner, so in that case rate of interest will be charged 6%.